हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड डिस्कस करेंगे। कल हमने उसमें रेनॉल्ड नंबर करा था और क्वाल्स फॉर्मूला करा था। आज नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, स्टोक्स लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो स्टोक्स का नियम क्या है इसे समझाएं। तो इसका एक और नाम है किसी भी बॉडी का विस्कस मीडियम के बीच में यानी कि श्यान माध्यम के बीच में गति या फिर स्टोक्स लॉ। मोशन ऑफ बॉडी इन विस्कस मीडियम या फिर इसका एक और नाम डायरेक्ट आ सकता है, वो है स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम। स्टोक के नियम से ज्यादा आएगा। तो देखो ये जो स्टोक्स लॉ था, ये स्टोक ने जब अपना लॉ दिया था स्टोक्स लॉ, तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो उसने बॉडी ली थी वो हमेशा स्फीयर ली थी। किसी भी रेक्टेंगल या ट्रायंगल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। इसने जो ऐसा किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट, जिसके बेस पे उसने अपना एक फॉर्मूला दिया था, तो वो ध्यान रखना ये एक्सपेरिमेंट या जिस बेस पे ये फॉर्मूला दिया गया उसमें बॉडी हमेशा स्फेरिकल है, स्फीयर बॉडी ली थी। तो इसने क्या किया कि कोई एक वेसल ले लिया, इसके अंदर कोई विस्कस मीडियम बना हुआ है, श्यान माध्यम बना हुआ है। उस विस्कस मीडियम को मैंने मान लो पानी बना हुआ, पानी में भी श्यानता है ना, तो ये मान लो पानी भरा हुआ है और इसके ऊपर कोई मान लो ये कोई बॉडी है जो कि पहले तो उसकी एक लेयर पे पड़ी है। फिर हम क्या करेंगे, वैसे तो पता है लेयर पे नहीं पड़ी रहेगी क्योंकि उसका मास है वो अंदर जाएगी, लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में हम एक बॉडी को यहाँ तक लेके आए जिसकी रेडियस ये स्फीयर है, गोलाकार कोई ऑब्जेक्ट थी, गोलाकार पिंड था, उसकी रेडियस मैंने ए मान ली, ठीक है, यानी कि ए त्रिज्या वाला, और इसकी डेंसिटी जो है इस स्फीयर की डेंसिटी रो है, और ये जो पानी है या जो मीडियम भरा हुआ है श्यान मीडियम, उसकी डेंसिटी उसका घनत्व मैंने मान लिया सिग्मा। तो देखो इसमें क्या किया कि ये कोई बॉडी पड़ी थी, अब इसका मास मान लो m है, तो ये जो है mg फोर्स लगाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाएगी, हाइट पे पड़ी है तो मास इनटू mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि mg फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगता है, नीचे की। तो देखो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पानी में या फिर विस्कस मीडियम में हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, तभी वो जाएगा। और वो वर्क करके मान लो हमने कुछ काम किया, कुछ फोर्स लगाया जिससे ये पानी में मोशन कर रहा है। और मान लो ये मोशन करते हुए ये ऑब्जेक्ट जो है, मानने के लिए कह रही हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच चुकी है, ये वाला, इसका फोर्स mg नीचे की ओर लग रहा है, रेडियस इसकी a है, डेंसिटी स्फीयर की रो है और मास इसका mg है, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स नीचे की ओर होगा। तो देखो ये जो एरिया होगा इस ऑब्जेक्ट का, ये क्या ट्राई करेगा कि ये जो पहले एक चीज इसमें ध्यान रखना, ये जो विस्कस मीडियम है वो स्टेबल पड़ा है, यानी कि देखो श्यानता किस लिए प्रोड्यूस हो रही है, मोशन का विरोध करने के लिए। तो पहले क्या अज्यूम किया गया था कि ये जो मीडियम है वो बिल्कुल स्टेबल है जब तक कि इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट हमने डाली है वो आई नहीं है कोई बॉडी। जैसे ही फोर्स लगा के उसको अंदर की ओर डाला, तो ये जो ऑब्जेक्ट की ये जो आउटर मोस्ट, ये जो इसकी परिधि मान लो, या जो इसका ये पार्ट है ये वाला, इसकी बाउंड्री जो है वो क्या करेगी, मूव कर रही है। जैसे ही पानी में डालोगे तो ये बाउंड्री क्या करेगी, इसके कॉन्टैक्ट में जो पानी की मॉलिक्यूल है या फिर जो श्यान मीडियम है, विस्कस माध्यम है, विस्कस मीडियम है, उसके मॉलिक्यूल्स को ये अपने साथ मूव कराने की ट्राई करेगी। ऑब्वियस है कुछ डाल रहे हो तो वो पानी हट रहा है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने साथ मूव करवाएगी। तो देखो पहले तो ये स्टेबल था, पहले कैसा था, स्टेबल था, ये मीडियम स्थिर था। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट डाली तो इसके ऑब्जेक्ट ने क्या किया, जो पानी के या फिर जो मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स थे उसको अपने साथ मूव करवाने की ट्राई करी। तो जैसे ही मूव करेगा यानी कि मोशन प्रोड्यूस हुई। अब अगर किसी लिक्विड में या विस्कस मीडियम में मोशन हो रही है तो नॉर्मल सी बात है विस्कस फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगा, श्यान बल उत्पन्न होगा, श्यान बल तो उत्पन्न होगा। तो देखो ये फोर्स क्या करेगा, हमेशा मोशन जिस डायरेक्शन में हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, उसका विरोध करेगा। तो ऊपर की ओर कोई फोर्स, विस्कस फोर्स मैंने F मान लिया, वो काम करेगा। मोशन नीचे की ओर है, इसके कारण जो फोर्स है mg नीचे की ओर लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में
फोर्स F प्रोड्यूस होगा जो ऊपर की ओर होगा। अब आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, उसमें एक टर्म आती है उत्प्लावन बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स, तो वो आपने पढ़ी हुई है, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसमें क्या होता है कि पानी की सरफेस पे मान लो कोई शिप जा रही है, कोई बोट जा रही है, तो वो क्या करती है अपने मास के अकॉर्डिंग का पानी को हटा देती है, जिससे वो पानी पे तैर रही है। या फिर एक फिनोमिना देखें तो इसके अंदर भी क्या है, वो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट अंदर जाएगी तो अपने मास के अकॉर्डिंग का ये यहाँ से पानी हटाएगी, तो जैसे जैसे पानी हटाएगी तो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल यू प्रोड्यूस होगा। अपथ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन भी कैसी होगी, ऊपर की ओर डायरेक्शन होगी। अब देखो क्या हुआ, इसमें क्या फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में दो लग रहे हैं, F एंड U, और नीचे ये तो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है और नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg लग रहा है। ये ऑब्जेक्ट जैसे ही इस पानी में अंदर आई तो हमने कुछ फोर्स लगा के भेजा था इसको अंदर, कुछ बाहर से हमने प्रेशर लगाया तभी ये अंदर गई, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी जिसको मैंने v मान लिया। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये F प्लस यू यानी कि ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल और श्यान बल, दोनों की वैल्यू अगर mg के इक्वल हो जाए, मतलब कि श्यान बल और अपथ्रस्ट फोर्स इतना बढ़ जाए कि इस ऑब्जेक्ट के वेट के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है mg उसके इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 हो जाएगा, कुल बल 0 हो जाएगा। और मुझे पता है फोर्स F होता क्या है, m में होता है। अगर मैं बेसिक देखूँ तो इसका मतलब क्या है, m में कैसा है, 0, यानी कि a भी 0 है, तो इसका मतलब v क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो उस टाइम में ये ऑब्जेक्ट जो है किसी कांस्टेंट, पहले तो उसकी वेलोसिटी v थी, यानी कि वो कुछ भी हो सकती है, अब क्या होगा, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं चरम वेग। तो हमें क्या करना है, इस चरम वेग की वैल्यू फाइंड करनी है कि कब ऐसे हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, तो उस टाइम वो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ऑब्जेक्ट या ये बॉडी, उसको क्या बोलेंगे, चरम वेग या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। हमें इसी वेलोसिटी को फाइंड करना है। अब अगर आपने कल वाला टॉपिक पढ़ा है जिसमें मैंने आपको ये वाला टॉपिक जिसमें मैंने आपको डायमेंशन से करवाया था, क्रिटिकल वेलोसिटी वाला अगर आपने पढ़ा है, vc किसके प्रोपोर्शनल था, रो नीटा एंड आर के, जेड वाई एक्स लिखा था, फिर ये मैंने vc हटाया था तो यहाँ पे आर आ गया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, रो एक्स नीटा वाई और स्मॉल आर जेड। ये मैंने कल वाले टॉपिक में करवाया था, क्रिटिकल वेलोसिटी, जो कि पता चली थी प्रैक्टिकली वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या थी, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कल वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ। तो क्रिटिकल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल थी, जो मीडियम था, विस्कस मीडियम, उसकी डेंसिटी के, उसी मीडियम की श्यानता गुणांक के, और जिस ट्यूब के अंदर वो पानी फ्लो हो रहा है, विस्कस मीडियम या फिर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसकी उस ट्यूब की रेडियस के प्रोपोर्शनल थी। फिर हमने क्या किया था, ये मैं क्यों बता रही हूँ वो भी पता चलेगा, हमने क्या किया था, इस वेलोसिटी की डायमेंशन लिखी थी, विमा लिखी, फिर रो जेड और रो आर और नीटा की डायमेंशंस लिख के हमने विमा से इनकी वैल्यू फाइंड करी थी, जिसमें x की -1, y की 1 और z की -1 आने से मेरे पास vc की एक वैल्यू निकली थी, r नीटा ओवर में रो r, आई थिंक यही थी, ठीक है, ये वैल्यू निकाली थी। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ कि हम इस वाले टॉपिक में स्टोक्स ने जो अपने लॉ के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो ये सारी थ्योरी लिखनी है आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी कि क्या कोई ऑब्जेक्ट, हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई गोलाकार बॉडी है जिसकी रेडियस है a और उसका घनत्व r है, मास m है, उसको किसी फोर्स लगा करके हम किसी विस्कस मीडियम में जब डाल रहे हैं तो उस टाइम क्या हुआ था कि इसके कारण, इस ऑब्जेक्ट के कारण mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, जो विस्कस मीडियम है उसकी मैंने डेंसिटी घनत्व सिग्मा ले लिया। अब जैसे ही वो इसके अंदर जाएगा, पहले तो ये विस्कस मीडियम कैसा था, स्टेबल था, अब जैसे ही अंदर जाएगा तो ऑब्जेक्ट की सरफेस के कॉन्टैक्ट में, सरफेस के संपर्क में जो पानी के, मैं पानी ले रही हूँ या फिर जो श्यान मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसको ये बॉडी क्या करेगी, अपने साथ ये मोशन करिए तो उसको भी मूव करवाएगी, जिसके
वर्क करने के लिए दूसरे लेयर्स के बीच में क्या है, विस्कस फोर्स श्यान बल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक टर्म उत्प्लावन बल आपको पता है, तो उत्प्लावन बल भी प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी हटा रही है, तभी ये अंदर की होगी। तभी आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग उत्प्लावन बल आया, तो वो फोर्स जब नेट फोर्स दोनों इक्वल होंगे उस केस में नेट फोर्स जीरो होने से वो कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ऑब्जेक्ट, जिसको बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अभी स्टोक ने जो अपना लो दिया था उसके अकॉर्डिंग इसने फोर्स की वैल्यू निकाली थी। मैं ये चीज एक बार क्लियर करूँ, फोर्स की वैल्यू इसने क्या दी थी, F किसके प्रोपोर्शनल है, नीटा ए और V के। नीटा क्या है, श्यानता गुना A मैंने क्या लिया है, रेडियस लिया है, और V क्या है, वेलोसिटी है, ये इसके प्रोपोर्शनल था। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू मान ली नीटा ए वी, 6 पाई नीटा ए वी। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये स्टोक का लॉ है। अगर आपको इसमें कुछ और करना है, यानी कि आपको देखना है कि ये नीटा ए और वी की वैल्यू 1 कैसे आई है, तो ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये इसीलिए बताया। आप क्या करना है, यहाँ पे इसको यूं कर देना, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स यहाँ पे 6 पाई आ रहा है, नीटा की एक्स ए यानी कि कोई रेडियस है, उसकी वाई वेलोसिटी की जेड लिख के फोर्स की डायमेंशन लिखना, और उसको किसके इक्वल लिख देना, नीटा की डायमेंशन जो मैंने कल बताई थी m1 l-1 t-1 x r यानी कि कोई लेंथ ही है, m0 l1 t0, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये y है, m0 मीटर पर सेकंड होती है, l1 t-1 z, और फोर्स की ma m1 l1 t-2। तो यहाँ से आप क्या करना, अगर आप डायरेक्ट ये भी लिखते हो तो ये है क्या, वैसे ये क्या है कि इस ऑब्जेक्ट जो ये पिंड डाला था, जो बॉडी डाली थी, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसके मूव करने के कारण इसमें विस्कस फोर्स प्रोड्यूस हुआ, तो ये विस्कस फोर्स है, इसी को स्टोक का लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आप ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हो तो भी मार्क्स उतने ही मिलेंगे, और अगर आपको थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करना है तो इन डायमेंशंस को सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू फाइंड कर देना, वैसे इतना भी सफिशिएंट है। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो तो भी सफिशिएंट है, ये वाला करना है तो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी ये चॉइस है अभी। अब देखो, तो ये तो हो गया विस्कस फोर्स। अब हमने इसमें, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है करना, हमें क्या करना है अभी, एक चीज़ मैंने एक टर्म बोली थी, टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग, तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे लिख देना टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट था उसने कितना फोर्स लगाया, तो मैं सीधा mg लिख देती हूँ। ये गोलाकार ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स लगाया, mg लगाया। और मुझे पता है m क्या होता है, रो, इसकी मैंने डेंसिटी रो ली है, तो रो क्या होता है m ओवर में v, यही होता है। तो यहाँ से मैं m निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, रो इंटू v। अब देखो ये कैसा है ऑब्जेक्ट, गोलाकार पिंड है, तो इसका कितना हुआ 4/3 पाई r क्यूब, r मैंने कितनी ली है a, तो 4/3 पाई a क्यूब, तो इसकी क्या होगी वेलोसिटी, वॉल्यूम। तो मैं mg को क्या लिख सकती हूँ, एक तो फोर्स 4/3 पाई a क्यूब रो, ये m की वैल्यू, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पड़ा है। तो ये तो किसके कारण है, इस ऑब्जेक्ट के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो। अगर मैं देखूं अप थ्रस्ट फोर्स u, तो वो देखो कितना होगा, इस ऑब्जेक्ट ने जो पानी हटाया है तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r a क्यूब इसकी रेडियस थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने a क्यूब लिख दिया। किस में से पानी हटा रहा है, विस्कस मीडियम को हटा रहा है, तो डेंसिटी क्या ले लेंगे, सिग्मा। तो ये तो कितना टर्म होगी, मास का इनटू एक्सेलरेशन क्या है, g। सिग्मा क्यों लिया, क्योंकि विस्कस मीडियम से ये हटा रहा है, तो विस्कस मीडियम का हमने ले लिया। तीसरी चीज क्या है, एक फोर्स और इसमें दिखाई दे रहा है मुझे, जो ऊपर की ओर लग रहा है विस्कस फोर्स, वो कितना है, श्यान बल। स्टोक के लॉ से उसकी वैल्यू क्या है, 6 पाई नीटा a इंटू v। ये यहाँ पे भी वो वेलोसिटी है जिससे ये ऑब्जेक्ट अंदर आई थी। हमें क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि वो वेलोसिटी जब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 यानी कि mg किसके
इक्वल हो एफ प्लस यू के। तो टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एफ प्लस यू कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एम जी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ प्लस यू के। एम जी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 4/3 पाई आर ए क्यूब रो जी, यही थी 4/3 पाई आर ए क्यूब, सॉरी आर नहीं ए क्यूब इंटू रो जी। यू के लिए मैंने सिग्मा लिया और एफ की मुझे वैल्यू पता है। आप इसको यहाँ तक करोगे तो भी ये सही है, वो डायमेंशन वाला मेथड चाहे मत लगाना। तो किसके इक्वल हुआ, 6 पाई नीटा ए इंटू वी। यहाँ पे वी कोई भी वेलोसिटी हो सकती है। अभी फिलहाल अगर ये इक्वल है तो अब इस केस में ये टर्मिनल वेलोसिटी होगी। प्लस यू की वैल्यू क्या है, 4/3 पाई ए क्यूब सिग्मा इंटू जी। मैं क्या करूँगी, इस टर्म को इधर ले आऊँगी, 4/3 पाई ए क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई ए क्यूब सिग्मा जी 6 पाई नीटा ए बी। तो यहाँ से 4/3 पाई ए क्यूब इंटू जी कॉमन आ गया, 4/3 पाई ए क्यूब इंटू जी, तो रो माइनस सिग्मा किसके इक्वल हुआ, 6 पाई नीटा ए बी। यहाँ पे अभी जो वेलोसिटी है, फोर्स इक्वल होने के कारण वेलोसिटी कैसी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, अगर मैं इसको काटूं तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 बन जाएगा। ए की क्यूब से ये ए कैंसिल हो रहा है तो इधर ए का स्क्वायर बच जाएगा। क्या बचा, 2/3 ए स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, इसके इक्वल है 3 नीटा वी के। तो मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है वी। तो वो कितनी हो जाएगी, इसको इसके डिवाइड में भेज देती हूँ, 2a स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा ओवर में 3 × 3 9 नीटा। तो अभी ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। सिंपल फॉर्मूला लगाया और उसको इक्वेट करा और मेरे पास v की एक वैल्यू निकल आई। तो वो ये वेलोसिटी है v। जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा था तो उस केस में वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग या फिर चरम वेग से। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी एरिया के स्क्वायर के, और किस पे डिपेंड कर रहा है, नीटा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये किसके डिपेंड कर रहा है, विस्कस मीडियम और जो बॉडी हमने डाली थी उनकी डेंसिटी के माइनस, उनकी डेंसिटी के डिफरेंस के। तो ये स्टोक्स लॉ यहाँ पे होता है कंप्लीट। ये टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, उसका नाम है सरफेस टेंशन। हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ये टर्म भी आपने पढ़ रखी है 11th क्लास में। अभी अगर देखिए सरफेस टेंशन होता क्या है, तो इसके लिए अपना एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं हमेशा कि ये कोई वेसल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो जैसे ही इसके अंदर पानी भरा, मैंने इसके अंदर कोई ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स अज्यूम कर लिए कि यहाँ पे कोई बड़े हैं, सारे सेम है, एक मोटा बन गया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तो मोटे हैं और कोई पतले हैं। चलो मैंने एक ही अज्यूम कर लिया, ये रहा कोई मॉलिक्यूल पड़ा। तो अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, पूरे विस्कस मीडियम में मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरेक्शन होगी, कोई इंटरेक्शन तो होगी, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इनके बीच में। तो देखो क्या होता है कि ये कोई एक मॉलिक्यूल पड़ा है। अब इस मॉलिक्यूल के आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो इसके कांटेक्ट में है। तो मैंने वो शो कर दिया, मान लो ये रहा एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक ये पड़ा, ये इस टाइप से कोई मॉलिक्यूल पड़े, काफी सारे पड़े। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही ये इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा। यानी कि इसके कांटेक्ट में चारों ओर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इस मॉलिक्यूल के, वो सारे क्या आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा सा इस टाइप से ये क्या कर रहे हैं, चारों ओर से इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल जो था इसको ये वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक और मॉलिक्यूल पड़ा है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0। सिमिलरली यहाँ पे भी नेट फोर्स 0, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यानी कि अगर मैं पानी बोल रही हूँ, वैसे ही कोई फ्लूइड भी हो सकता है। तो इसके अंदर ये जो मीडियम है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे
हर एक मॉलिक्यूल पे हर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट का और अपोजिट फोर्स लगने के कारण ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसी के कंपैरिजन में इसी की तरह मैंने यहाँ पे कुछ इस सरफेस पे कोई एक मॉलिक्यूल अज्यूम करा, पानी है तो सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इस वाले पे क्या है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगना है, मान लो ये सिर्फ यहाँ पे मॉलिक्यूल शुरू कर ये, तो इसमें क्या हो रहा है, अंदर की ओर देखो यहाँ पे भी फोर्स काम कर रहा है, यहाँ पे भी, ये तो इसको कैंसिल कर रहा है। अब इसके ऊपर कोई भी पानी का मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक्चुअल में कुछ ना कुछ फोर्स इफेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स काम कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इस सरफेस, इस ये जो मीडियम है उसकी ओर, अंदर की ओर इसमें कुछ काम कर रहा है फोर्स। तो इसी फोर्स के कारण ये जो सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करने की ट्राई करेंगे कि इसका एरिया कम हो जाए, ये क्या करेंगे, अपने आप को कंप्रेस करने की ट्राई करेंगे, अपने एरिया को कम करने की ट्राई करेंगे। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं सरफेस टेंशन। अभी ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं फ्री सरफेस, मुक्त पथ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मुक्त पथ। जो सरफेस सबसे टॉप मोस्ट है, फ्री सरफेस, उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, जो भी पानी के या जो भी हमने फ्लूइड लिया है, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उनके ऊपर एक अंदर की ओर, देखो अंदर की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, तो अंदर की ओर एक फोर्स काम करता है मीडियम में, तो उस फोर्स के कारण क्या करता है, उसी फोर्स को बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसी फोर्स के कारण क्या करता है, ये अपने एरिया को कम करने की ट्राई करता है। अभी आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि कांच के ऊपर अगर पानी, कांच की कोई प्लेट है उसके ऊपर पानी डालते हैं तो वो पानी क्या है, छोटी छोटी ड्रॉप्स में बदल जाता है। अब वो ड्रॉप में यानी कि गोल ही क्यों हुआ, क्योंकि जो जितनी भी शेप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, जितनी भी शेप है उनमें से सबसे कम सरफेस एरिया जो है वो इसी स्फीयर का होता है, गोले का होता है। इसी के कारण जितनी भी ऑब्जेक्ट है जिसमें सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करता है, गोलाकार शेप में बदल जाता है। सरफेस टेंशन आपको समझ में आया होगा कि है क्या, कि सारे की जितने भी फ्री सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स पड़े हैं या मॉलिक्यूल्स पड़े हैं वो क्या काम करते हैं, अपने एरिया को कम करने की ट्राई करते हैं, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। और इसी के कारण क्या, सबसे कम जो एरिया होता है वो स्फीयर का होता है, गोले का, इसी रीजन से वो गोलाकार शेप में बदल जाते हैं। तो सरफेस टेंशन वाला फिनोमिना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए मैं ये चीज़ एक बार क्लियर कर रही हूँ। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए देखो, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे तो मैं 2D बना सकती हूँ, तो जो सरफेस है आपको एक सिंगल लाइन में शो कर रही है। वैसे अगर आप सिंपल देखो कि कोई एक ऐसी शेप का, रेक्टेंगल शेप का आपके पास मान लो कोई बर्तन पड़ा है, उसके अंदर पानी डाला है, तो उसकी सरफेस एक लाइन थोड़ी ना बनेगी, रेक्टेंगल ही बनेगी, क्योंकि उसकी भी कुछ विड्थ है, कुछ मोटाई है। तो मैंने क्या किया, इस सरफेस को, ये जो इसका फ्री सरफेस थी उस वाले को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये फ्री सरफेस है। अब आप सोचोगे फ्री सरफेस रेक्टेंगल कैसे बना, तो घर में पानी के ग्लास में जिसकी शेप गोलाकार होगी इस टाइप का, उसके अंदर आप डालोगे ना तो वो उसकी फ्री सरफेस स्फेरिकली बनेगी। और अगर किसी ऐसे वाली शेप में डालोगे तो उसकी फ्री सरफेस ऐसी बनेगी, ऊपर वाला टॉप मोस्ट जो आपको व्यू दिखाई देगा। तो मैंने वो वाला ले लिया। अब इसके ऊपर क्या किया, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो है उसको ड्राइव करने के लिए, सरफेस टेंशन एक टाइप से फोर्स ही है, उस F के फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए क्या किया, इस फ्री सरफेस के ऊपर कोई एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, जिस इमेजिनरी लाइन की लेंथ क्या है L। आप ये लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, यूं भी ड्रॉ कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में मर्जी ड्रॉ कर दो। ये इमेजिनरी लाइन है, हमने अपनी मर्जी से ड्रॉ करी है, कैसे मर्जी ड्रॉ करो। अब सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे तो इस लाइन के भी चारों ओर क्या होंगे, पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैंने ये मॉलिक्यूल शो किया। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में तो एक इंटरेक्शन होगी, आंतरिक प्रतिक्रिया होगी, अंतरान्विक इंटरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो इनके बीच में ऐसे इंटरेक्शन होगी, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला इसके ऊपर, तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो देखो टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर ही है। तो देखो इस लाइन के अलोंग, इस फ्री सरफेस पे पर यूनिट लेंथ पे, इसकी लेंथ मैंने स्मॉल एल ली है तो मैं स्मॉल एल लिख देती हूँ, पर यूनिट लेंथ पे जितना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन को T से शो करते हैं, उसी फोर्स को
बोलते हैं पृष्ठीय तनाव। ये फोर्स ही लग रहा है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि फ्री सरफेस पे मुक्त पृष्ठ पर, ये सरफेस है, पथ नहीं है, पृष्ठ है, मुक्त पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई के अनुदिश लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन टी कहलाता है। ये उसकी डेफिनेशन है। ये लाइन आप इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी इस लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। इसको किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो। तो सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, वो क्या होता है? F/L। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा। इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय ऊर्जा। तो देखो, पृष्ठीय ऊर्जा को समझने के लिए आपने एक एग्जांपल दूंगा, आपने, चलो पहले इस टॉपिक को देखो। तो देखो इसमें क्या किया कि मान लो कोई, चलो एग्जांपल ही देना पड़ेगा। देखो आपने वो एक चीज़ देखी है कि जो मेले में वगैरह में और शॉप्स में मिलती है, जिसमें बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक डब्बी सी होती है, उसके अंदर एक वायर होती है इस शेप की, उसको जैसे ही डालते हैं और फिर बाहर निकालते हैं, उसमें साबुन का कोई घोल डाला होता है, जैसे ही बाहर निकालते हैं और बाहर से जब हम हवा फ्लो करते हैं तो बबल्स बनते हैं। बबल्स बन रहे हैं ना, तो उसी एग्जांपल को ध्यान रखना, उसी से ही सरफेस एनर्जी को समझेंगे। देखो हमने क्या किया, ऐसा कोई एक यू शेप का, जैसे उसमें ये लिया था ना, वैसे इसमें इस शेप का एक ले लिया, यू शेप का कोई फ्रेम ले लिया, यू शेप की एक फ्रेम ली जिसके अंदर कोई एक वायर लगी हुई है ए और बी, ठीक है। अब इसको क्या किया, इस यू शेप के एक फ्रेम को, ए बी वायर मोटी है, कोई ये पतली नहीं है, इसको क्या किया, मान लो कोई एक साबुन का पानी पड़ा है, ये रहा, इसके अंदर जैसे आप उसमें वो बबल बनाने के लिए वो डालते हैं, जिसमें हवा, बाहर से हवा फ्लो करते हैं तो बबल्स बनते हैं, ये वाला फ्रेम इसके अंदर डाल दिया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी ये भी 2D में दिखाई दे रहा है, जैसे पानी का ग्लास ले लो, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसके अंदर कोई ऐसे यू फ्रेम का डालोगे, जैसे मान लो पानी का ग्लास, मान लो यूँ पड़ा है, इसके अंदर डालोगे 3D, या मैं क्या से बताऊँ, यूँ मान लो पानी का ग्लास पड़ा है, इसकी कुछ विड्थ होगी, तो इसके सेंटर में मान लो आपने ऐसा यू फ्रेम डाल दिया, तो सेंटर में डालोगे तो एक तो इस फ्रेम के इस साइड एक पानी की लेयर बन जाएगी, एक उस फ्रेम के दूसरी साइड बैक साइड में लेयर बनेगी, यानी कि तो 2 लेयर्स बन जाएंगी। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने वो वाला बबल वाला एग्जांपल लिया कि वो अंदर डालते हो, वो आप जिसके अंदर से वो हवा ब्लो करके वो बबल्स बनाते हो, तो उसके दोनों साइड भी क्या सरफेस बन जाती है, यानी कि इस यू फ्रेम को जैसे ही इसके अंदर डालोगे तो इसमें क्या बन जाएंगी, 2 सरफेस बन जाएंगी। तो 2 सरफेस बन जाएंगी, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या था सरफेस टेंशन का, फोर्स ओवर में लेंथ। तो मैं लेंथ को 2L लूँगी। उसका रीज़न आपको पता चल गया कि यू फ्रेम डालने से एक तो फ्रेम के इस साइड और एक फ्रेम के बैक साइड 2 सरफेस बनेगी, तो 2 लेंथ लेंगे। अब देखो सरफेस टेंशन क्या थी, अभी मैंने बताया कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इस सरफेस पे पड़े हैं, वो क्या करते हैं, उन पे एक फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स के कारण वो क्या करते हैं, अपने एरिया को कम करने की ट्राई करते हैं, मतलब क्षेत्रफल को घटाते हैं। तो इसी फिनोमेना को क्या बोला था, सरफेस टेंशन। तो देखो जैसे ही इसको अंदर डालोगे, 2 सरफेस बनी है, अब फ्री सरफेस क्या काम करती है, क्षेत्रफल को क्या करती है, कम करती है, अपने एरिया को दोनों सरफेस ही कम करेगी। तो देखो अगर आपने एक चीज़ पढ़ी हुई होगी पोटेंशियल एनर्जी, अगर तो क्या आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अगर हम किसी के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो वो किस में स्टोर हो जाता है, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। यानी कि बेसिक में देखूं तो सरफेस टेंशन के कारण एरिया कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी एरिया को बढ़ाएंगे। तो फिनोमिना के अपोजिट, यानी कि जो काम हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में या उसका कॉन्ट्राडिक्टरी हमने कुछ काम करा, तो उस काम करने में जो जितनी भी वर्क होता है वो किस में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो यही जो एनर्जी होगी इसी को बोलेंगे सरफेस एनर्जी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सरफेस एनर्जी को फाइंड करने के लिए ये जो यू फ्रेम साबुन के घोल में डालेंगे तो 2 सरफेसेस बनेंगी, फ्री सरफेस, जो कि दोनों क्या करेंगे, अपने एरिया को कम करने की ट्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वायर से कुछ, ये जो एक भी
हिला देंगे, वायर को यहाँ पे ले आए तो जो हमने अंदर डाला, मान लो इतना इतना ही पार्ट डाला था तो एक सरफेस तो इतनी सी बनी। अब वायर हम आगे ले आए तो साबुन के घोल में लेयर्स बनेगी ना, बबल्स बनते हैं, तो उससे क्या हुआ, उस बबल का, उस लेयर का एरिया कुछ बढ़ जाएगा, जो एक फिल्म सी बनती है। तो हमने क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। तो एरिया बढ़ाएंगे तो जो वर्क डन करेंगे वही सरफेस एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। तो ये टॉपिक देखते हैं हम क्या करेंगे। अब पहले तो वही थ्योरी लिखनी है कि साबुन के घोल में कोई यू आकार का, यू शेप का कोई फ्रेम डालना है, जिसके ऊपर क्या है, दो कोई वायर लगी हुई है, इस यू शेप पे ए बी, एक वायर लगी हुई है। अब ए बी की तो एक तो इस साइड, ये कि जैसे ही डाला तो एक तो इधर ए बी की सरफेस बनेगी और एक दूसरी साइड, तो दोनों ये फ्री सरफेस, ये जो वायर है ये इस फ्रेम के ऊपर फ्रिक्शनलेस मूव कर सकती है ऊपर नीचे। तो हमने क्या किया, बाहर से कुछ फोर्स लगा के इसको डेल्टा एक्स जो है विस्थापित कर दिया और कहाँ पे ले आए, ए डैश बी डैश पे। काम क्या हो रहा था, सरफेस एरिया कम हो रहा था, लेकिन हमने इसको आगे की ओर खींच के जो लेयर बनी थी, जो फिल्म बनी थी, उसका एरिया जो है वो बढ़ा दिया। तो एरिया बढ़ाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स है F। अब मुझे पता है सरफेस टेंशन T क्या है, F ओवर में L, यही है। अब हम क्या लेंगे, L की जगह 2L लेंगे। उसका रीजन क्या है, दो सरफेसेस बन रही है, तो यहाँ से मैं फोर्स देखूँ तो वो कितना होगा, F इंटू 2L। विस्थापन मैंने मान लिया डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से विस्थापित किया तो मैंने विस्थापन को मान लिया डेल्टा एक्स। रोक क्यों दिखती, तो देखो अभी ये मैं देखूँ, ये क्या है, 2L कैसी है, लेंथ है, यानी कि इसकी यूनिट भी मीटर, इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, एरिया, मीटर स्क्वायर। तो मैं W को क्या लिखूंगी, डेल्टा ए लिख दूंगी, किस चीज को, 2L इंटू डेल्टा एक्स। तो W क्या हो गया, T इंटू डेल्टा ए, यहाँ पे लिख देना डेल्टा ए। डेल्टा ए क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा सा विस्थापित किया तो एरिया में थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, जो कि किसके इक्वल है, 2L इंटू डेल्टा एक्स के। तो देखो ये जो वर्क डन था वो किस में स्टोर होगा, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में। देखो तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, हमने क्या किया है कि एरिया को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल क्या हो रहा था, कम हो रहा था, तो एरिया को बढ़ाने के लिए जो हमने इसमें सरफेस टेंशन के अपोजिट जो वर्क डन करा है वही किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर हम एरिया को डेल्टा ए को यूनिट चेंज करते हैं तो उस टाइम में जो वर्क डन होगा वो उस सरफेस टेंशन के ही इक्वल हो जाएगा। तो सरफेस एनर्जी का फिनोमेना आपको समझ में आ गया, तो यही सरफेस एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। और सरफेस टेंशन आपको क्या, वो भी पता चल गया, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या था, एरिया को कम करने के लिए जो पर यूनिट लेंथ पे फोर्स लग रहा है वही सरफेस टेंशन है। और स्टोक्स लॉ भी आपको पता चल चुका है, इसको आप डायरेक्ट लिख देना, डायमेंशन से चाहे मत सॉल्व करना, क्योंकि उतने ही मार्क्स मिलेंगे। अगर लेंथी करोगे तो पेपर में सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं आएगा। फिर हमने क्या किया था, mg, अपथ्रस्ट फोर्स और ये विस्कस फोर्स, तीनों को इक्वेट करके टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दी थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल नेक्स्ट वाली क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू।